नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन एक नई कक्षा को आरंभ करेंगे। क्लास 12 इतिहास। आपके जो इतिहास की पुस्तक है उसका नाम है भारत का इतिहास। ये जो आपके पुस्तक भारत का इतिहास है उसमें कुल 7 अध्याय है। उसमें से आज अपन पहले अध्याय की विस्तार से चर्चा स्टार्ट करेंगे। अपना पहला अध्याय है भारत का वैभवशाली अतीत। भारत के वैभवशाली अतीत की यानी पार्ट 1 की मैं अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं, उसके वर्गीकरण की बात करूं तो उसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आएगा जिसको अपन कह सकते हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत। हमारे को इतिहास की या इतिहासकारों को इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इसके स्रोत के रूप में बांटा गया है। और दूसरे भाग में अपने वैभवशाली भारत की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वैभवशाली भारत की अपने उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो आज अपन अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, भारत का वैभवशाली अतीत। अध्याय 1, भारत का वैभवशाली या वैभवपूर्ण अतीत। अपन ने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया था। पहले भाग में अपन ने पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत, यानी अपने इतिहासकारों को इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो उसको अपन कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। और इसका दूसरा भाग रहेगा भारत के वैभवशाली अतीत की उपलब्धियां। ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि अपने को इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। अपन ने कैसे कह दिया कि ये अपना इतिहास है, अपने पास में क्या क्या इसके प्रमाण है, इन सब की चर्चा करेंगे। और दूसरे भाग में भारत के वैभवशाली अतीत की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। तो आज अपना पहला पॉइंट अपन लेते हैं ऐतिहासिक स्रोत, यानी इतिहास की जानकारी के स्रोत। उसके बाद में अपन लेंगे अगला पॉइंट। तो आज अपन पहला पॉइंट लेते हैं भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अपना नाम आता है भारत और दूसरी चीज आएगी इतिहास। तो सबसे पहले भारत का अपन देखते हैं भारत का क्षेत्र कौन सा है। एक ग्रंथ आता है साथियों, विष्णु पुराण, उसके अंदर उल्लेख आ रखा है भारतवर्ष के बारे में कि भारत क्षेत्र कौन सा है। अपने समुद्र के उत्तर का क्षेत्र तथा बर्फीले प्रदेश के दक्षिण का क्षेत्र भारतवर्ष है। और हम सभी लोग या हम सभी भारतीय उसकी संतति या संतान है। तो क्या उल्लेख आ रखा है, एक बार वापस देखते हैं। विष्णु पुराण में भारत के क्षेत्र का उल्लेख आ रखा है। समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे
भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और हम सभी भारतीय उसकी संतति है। संतति का तात्पर्य क्या होता है? संतान है। ये कहां पर आ रखा है? ये अपने आ रखा है विष्णु पुराण में। ये तो हो गई अपने भारत के ऐतिहासिक वर्णन की बात कि भारत के ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र कहां पर आ रखा है। अब बात करते हैं इसकी इतिहास। इतिहास क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इतिहास की विषय वस्तु। इतिहास की विषय वस्तु क्या है? हम इतिहास में क्या पढ़ें? देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं, हमारे को जब हम छोटे थे तो हमारे को कहानियां सुनाते थे, दादा दादी या नाना नानी कहानियां सुनाते थे। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये कहानियां भी इतिहास में, लेकिन कहानियों और इतिहास में एक ही वस्तु का फर्क रहता है, वो है तथ्य का, वो प्रमाण का। अगर कहानी को अपन इतिहास कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए। तो इतिहास को अपन विषय वस्तु की, अगर इतिहास की विषय वस्तु की बात करेंगे तो वास्तविक रूप से अगर समझने की बात करते हैं तो वो कहानियां ही इतिहास है। लेकिन उनके साथ में एक और चीज आती है, इन कहानियों के तथ्य या प्रमाण। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, अतीत में मानव के क्रियाकलाप या घटनाओं को तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणों द्वारा प्रस्तुत करना ही इतिहास है। भाई, अतीत में मानव के जो क्रियाकलाप थे या उसके साथ में हुई घटनाएं हैं, उनको तथ्यों, साक्ष्यों और प्रमाणों के द्वारा प्रस्तुत करना, वो ही क्या कहलाता है? इतिहास है। अगर हमारे पास में तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो अपन उनको क्या कहेंगे? कहानियां। और अगर अपने पास में तथ्य, साक्ष्य और प्रमाण आ गए तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी? इतिहास के अंतर्गत। सभी प्रकार की विषय, चाहे आपके राजनीति विज्ञान हो या आपके कोई विज्ञान के विषय हो, ये सारे के सारे कभी ना कभी इतिहास से संबंधित रहे थे। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। ये क्या हो गया? बीता हुआ समय। बीते हुए समय को अपन ने वर्तमान के अंदर पढ़ा है तो अपन ने ये क्या पढ़ लिया? ये इतिहास पढ़ लिया। तो सभी प्रकार के विषय किससे संबंधित हो सकते हैं? इतिहास से संबंधित हो सकते हैं। अब अपने बात आती है, एक शब्द आया था तथ्य, साक्ष्य और प्रमाण। अगर अपन देखते हैं ये तथ्य क्या है, ये साक्ष्य क्या है और ये प्रमाण क्या है, तो जिन साधनों से इतिहासकार को जिन साधनों से हमारे अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, वो सारी की सारी वस्तुएं किस में रखते हैं? इन तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण के अंदर रखते हैं। जैसे प्राचीन काल में अपन ने देखा था मुद्राएं चलती थी, तो अपन कह सकते हैं मुद्राएं भी एक प्रकार से क्या है? तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण है। तो अपन क्या कह सकते हैं? जिन साधनों से इतिहासकार को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उन सभी को अपन क्या कहेंगे? तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण। जिन साधनों से इतिहासकार को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो सभी क्या कहलाएंगे? तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण कहलाएंगे। इसके बाद में एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास की जानकारी की स्रोत पढ़ रहे थे। विष्णु पुराण में आ रखा है समुद्र के उत्तर का क्षेत्र और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण का क्षेत्र, जो क्षेत्र है वो भारतवर्ष है और अपन सभी इसकी संतति है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था इतिहास की विषय वस्तु। इतिहास की विषय वस्तु क्या होती है कि भाई अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को अपन तथ्य, साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, वो सारी चीजें क्या है? इतिहास है। और जिन साधनों से इतिहासकार इन तथ्यों, प्रमाणों को प्रस्तुत करता है, ये तथ्य, प्रमाण वगैरह ये सारे क्या है? इतिहास की जानकारी स्रोत हो गए। तो अपन ये कह सकते हैं, इसका पहले भाग में अपन इन्हीं की चर्चा करेंगे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्य क्या होते हैं, प्रमाण क्या होता है और साक्ष्य क्या होते हैं।
अब अपन आगे चलते हैं। इसमें इतिहासकार का एक मूल मंत्र होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहासकार का मूल मंत्र क्या है, कि भाई इतिहासकार इतिहास किस मूल मंत्र की दृष्टता से लिखता है, किस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर लिखता है, तो सभी इतिहासकारों का एक ही मूल मंत्र है, ना मूलम लिख्यते किंचिते, ना मूलम लिख्यते किंचिते, बिना मूल या आधार के कुछ भी ना लिखो। अगर कह दिया जाए इतिहासकार का मूल मंत्र क्या होता है, तो इतिहासकार का मूल मंत्र होता है ना मूलम लिख्यते किंचिते, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, बिना मूल, मूल का मतलब हो गया आधार के कुछ भी ना लिखो, बिना मूल या आधार के कुछ भी ना लिखो। ये आधार का मतलब वही हो गया, आधार का मतलब क्या हो गया, तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण। हमेशा इतिहास को कोई ना कोई तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण के साथ ही लिखा जाएगा। अगर अपन ये तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण नहीं देते हैं तो वो सारी चीजें इतिहास ना होकर क्या हो जाएगी, कहानियां हो जाएगी। इसीलिए अपन कहते हैं इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहासकार क्या करता है, इतिहास की पुनः रचना करता है। एक बार वापस देखिए, इतिहासकार का मूल मंत्र क्या होता है, ना मूलम लिख्यते किंचिते, बिना मूल के या बिना आधार के कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी ना लिखो, कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो आधार का मतलब क्या हो गया, वही तथ्य, साक्ष्य या प्रमाण। इसीलिए अपन कहते हैं इतिहासकार क्या करता है, इतिहास की पुनः रचना करता है। अब अपन यहां पर देखते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। अपना जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी के अपने को स्रोत क्या क्या है, और फिर प्रत्येक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जब मैं बात करता हूं तो मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत सामने आते हैं। एक तो आते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी जो लिखे गए ग्रंथ है वो, और दूसरे आते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो अपन अगर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अपने को कहां से प्राप्त होती है, तो दो प्रकार के स्रोतों के नाम आते हैं। सबसे पहला होता है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आता है आपके सामने पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंदर अपन क्या लेते हैं, साहित्यिक स्रोतों के अंदर लेते हैं ग्रंथ, साहित्य, किताबें, इस प्रकार साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, सिक्के या कहीं पर अभिलेख मिल गया, ये सारी चीजें अपन लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोतों को। अपन साहित्यिक स्रोतों को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों को भी कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो आता है धार्मिक साहित्य, जितने भी प्रकार के धर्म के नाम पर जो साहित्य चलते हैं वो सारे, और दूसरे आएगा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य क्या होता है, धर्म प्लस इतर। आपने हिंदी के अंदर संधि पढ़ी होगी, धर्म प्लस इतर। इतर का मतलब होता है इसके अलावा, इतर का मतलब इसके अलावा। तो धर्म के अलावा जितने भी साहित्य हैं, ये तो धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य क्या होगा, जिसके अंदर धर्म के बारे में बात कर रखी होगी, या धार्मिक पुस्तकें होंगी जिससे अपने को जानकारी प्राप्त मिलती है। धर्मेतर साहित्य, धर्म के साहित्य के अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं वो धर्मेतर साहित्य के अंदर रखी जाती है। इनके अलावा एक और होती है वंशावलियां, चारण, भाट, वागोड, राव,
पंडे, पुरोहित, इनके द्वारा वंशावलियां लिखी जाती थी पहले। तो ये भी अपने इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। देखिए अब धार्मिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं उस काल में। एक तो आता है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आता है अपने जैन ग्रंथ, फिर अपने आता है बौद्ध ग्रंथ। और धर्मेतर साहित्य के अंदर कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद में आएगा आपके विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ के बाद में आएगा आपके क्षेत्रीय ग्रंथ, और इसके बाद में आएंगे विदेशी साहित्य। इस विदेशी साहित्य के अंदर सभी प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी है या जिन्होंने आत्मसात कर लिया है या यात्रा वृत्तांत है, उन सबको लिखा जाएगा। वंशावलियों के अंदर अपन ने क्या लिया था, वंशावलियों के अंदर लिए थे चारण, भाट, राव, पुरोहित, पंडे, इनके द्वारा लिखित वंशावलियां। ये पहले चारण, भाट, राव, पुरोहित, पंडे ऐसी बहुत सारी जातियां थी जो वंशावली लिखने का काम करती थी, राजा महाराजा या आम जनता का। इन वंशावलियों के कारण उनके वंशों के बारे में पता चलता है, उसके वंश वृक्ष के बारे में पता चलता है। आगे अपने ये तो अपना हो गया साहित्यिक स्रोत। अब अपन चलते हैं अपने पुरातात्विक स्रोत के अंदर। पुरातात्विक स्रोतों को भी 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है अभिलेख। अभिलेख का क्या तात्पर्य हो गया, किसी न किसी वस्तु पर लिखा गया लेख। किस किस पर लिख सकते हैं, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, इसके अलावा ताम्रपत्र। तो देखो कौन कौन से पर लिख सकते हैं, अभिलेख, शिलालेख पर लिख सकते हैं, गुहालेख पर लिख सकते हैं, स्तंभ लेख पर लिख सकते हैं, मूर्ति लेख भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अपन लिख सकते हैं ताम्रपत्र। अच्छा, उसके बाद में अगला जो पुरातात्विक स्रोत आता है आपके, ये आता है उत्खनन। उत्खनन से प्राप्त स्रोत। उत्खनन से प्राप्त स्रोत। उत्खनन से प्राप्त स्रोत का क्या तात्पर्य हो गया कि अपन ने किसी स्थान की खुदाई की और वहां से कुछ स्रोत प्राप्त हुए। इन स्रोतों में प्रमुख रूप से आ जाएंगे मृदभांड। मृदभांड का मतलब हो गया है मिट्टी के घड़े। उसके अलावा सिक्के निकल आए, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आभूषण, बर्तन, ये भी इसी के उत्खनन से प्राप्त अभिलेखों के अंदर आता है। देखो इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट मृदभांड, फिर आ जाएंगे सिक्के, मनके, मोहरे, मुद्रा, सब एक ही है, ठीक है। उसके अलावा आभूषण और बर्तन, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो तीसरा है आपके, मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर, जो अपन सी के अंदर बांटेंगे, ये रह जाएंगे भवन। इन भवन के अंतर्गत स्मारक भी आ गए और मंदिर भी आ गए। और अगले अपन बात करेंगे मुद्रा की, मुद्रा या मोहरे। और जो अंतिम है अपना ई, वो आ जाएगा कला। कला के अंदर कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई आपके चित्रकला और एक आ गई आपके मूर्तिकला। तो अपन ने एक बार इन तीनों को एक बार वापस देख लेते हैं। भवन, स्मारक या मंदिर, सभी प्रकार के भवन, चाहे वो दुर्ग है, चाहे मंदिर है, चाहे क्षेत्र है, चाहे सड़क है, चाहे कोई स्नानागार है, चाहे अन्नागार है, वो उन सबको किसके अंदर रखेंगे, भवन, स्मारक और मंदिर के अंदर। अगला जो चौथा पॉइंट आता है आपके मुद्रा या मोहरे। मुद्रा, मोहरे, मनके वगैरह सब भी अपने को पुरातात्विक स्रोतों के अंदर रखना है। कला, कौन कौन सी कला, एक तो आपकी होगी चित्रकला और दूसरी होगी आपके मूर्तिकला। इनको भी पुरातात्विक स्रोतों के अंदर रखा जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगला भाग अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे और इन सब को विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे को कमेंट के माध्यम से बताइए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।